हेलो एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी के 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं साइकोलॉजी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करते करते हम साइकोलॉजी के 1500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और आपको आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी एक मजबूत हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इन 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन करने से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में विलियम बुंट भी होता, विलियम जेम्स भी होता और विलियम बुंट भी होता, तो आपको विलियम बुंट वाले ऑप्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है विलियम जेम्स से। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पर विलियम बुंट ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपको विलियम जेम्स हमारा राइट आंसर है। और विलियम बुंट ऑप्शन में हो तो हमारा राइट आंसर विलियम बुंट होगा, क्योंकि विलियम बुंट जो है मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक ढंग से प्रारंभ करता है। औपचारिक ढंग से मनोविज्ञान का प्रारंभ किसने किया, तो विलियम बुंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये 1500 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबिडो का अर्थ होता है, आप सभी को पता होगा कि ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, मतलब खुद से प्रेम। बालक क्या करता है? बालक अपने आप को आईने में देखता है और मुस्कुराता है, वह खुद से प्रेम करने लगता है। तो इसी को कहते हैं ईगो लिबिडो। ईगो लिबिडो का जो अर्थ होता है आत्म प्रेम होता है। आपको इसे याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं 8 बताई गई हैं। आप सभी को पता होगा कि सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जिसमें उसने 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसे पंच अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। 5 अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। उसी की कॉपी करते हुए एरिक्सन जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देता है, जिसमें वह 8 अवस्थाएं बताता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, 5 अवस्था बताई थी। यह उसी की कॉपी करते हुए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देता है और उसमें 8 अवस्थाएं बताता है। तो इसलिए जो है सिगमंड, जिसे एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है, इसे नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाए तो आपको एरिक्सन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण विधियों में आप सभी को पता होगा कि उद्देश्यों का अंतर होता है। इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर आपके सामने यह क्वेश्चन है कि सुपर ईगो का जो विकास होता है, सुपर ईगो का जो विकास होता है वह किस मनोलैंगिक अवस्था में सर्वाधिक होता है? किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? तो यह मनोलैंगिक अवस्था की जो है अव्यक्त अवस्था मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था है, जिसका नाम है अव्यक्त अवस्था। इसमें जो है सुपर ईगो का जो है सर्वाधिक विकास होता है। सुपर ईगो का सर्वाधिक विकास मनोलैंगिक अवस्था में सर्वाधिक होता है। किस में होता है? तो अव्यक्त अवस्था में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो आपको पता होगा कि सिगमंड फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, और जिसमें इसने मन के 3 स्वरूप बताए थे। मन के कितने स्वरूप बताए थे? 3 बताए थे। पहला बताया था चेतन मन, फिर अचेतन मन, फिर अर्धचेतन मन बताया था। और इसी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि हमें ध्यान देना चाहिए अपने चेतन मन पर, अचेतन मन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो यह कथन किसका है भाई? यह कथन फ्राइड का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का क्या कारण है? मौलिक कारण है आंशिक दमन। आंशिक दमन जो है फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जिस क्वेश्चन को मैं आपको बोलूं कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसे काफ़ी अच्छे से याद करना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको मैं जिस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोलूं उसको आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे भी याद रख लेना है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत ने। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने दिया था, बर्फ का उदाहरण दिया था इसने, बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आपको तो एक बात इसमें यह याद रखनी है कि जहाँ भी आपको यह शब्द दिख जाए, आचरण शब्द दिख जाए, तो आपको सीधा समझना है कि यहाँ पर बात हो रही है मैकडूगल की, क्योंकि मैकडूगल अपनी हर परिभाषा में थोड़ा थोड़ा आचरण की बात करता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो यह मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा मैकडूगल ने दी थी कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। आप सभी को पता होगा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा है। और विद्यालय क्या होता है? विद्यालय में एक निश्चित वातावरण होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो आपसे यही तो पूछा जाता था कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, निश्चित स्थान पर की जाती है। किस पर की जाती है? निश्चित स्थान पर की जाती है शिक्षा प्रदान, एवं निश्चित पाठ्यक्रम होता है और यह एक निश्चित समय तक चलती है। आपको यह भी याद रखना है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है निश्चित समय तक ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो यह परिभाषा हमारे स्किनर मनोवैज्ञानिक ने दी, और स्किनर मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा और दी कि मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी? तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा भी स्किनर ने दी, और यह परिभाषा तो स्किनर ने दी ही कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर जो है 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। तो आपको इसे काफ़ी बेहतरीन ढंग से याद करना है। इसके द्वारा दिए गए कथन, इसके द्वारा दी गई परिभाषा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्किनर 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और आपसे पूछा है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि बॉटसन जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। बॉटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और
हम इन मनोवैज्ञानिकों की बात कर लें थोड़ी सी। इन मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो वुडवर्थ, यहाँ पर हम वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ जो है मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा किसने की। आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा किसने की, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वुडवर्थ ने जो है मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा किसने की, तो आपको बताना है वुडवर्थ ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यताओं तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस शिक्षण में रखा जाता है। कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बालक की हमें ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है, शारीरिक मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुकक्षीय शिक्षण में बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है। कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो हम बालक की रुचि का ध्यान रखते हैं ना, कि उसकी मानसिक योग्यता का ध्यान रखते हैं कि उसको कितना समझ में आ सकता है, कितना समझ में नहीं आ सकता है, उसकी रुचि उस विषय में है या नहीं, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं। बहुकक्षीय शिक्षण में जो है ध्यान रखा जाता है। और मनोविज्ञान तो बाल केंद्रित ही है, इसका तो केंद्र ही बालक है, तो इसलिए जो है मनोविज्ञान शिक्षण में भी जो है बालक की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। और सामूहिक शिक्षण में भी जो है बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है, मानसिक योग्यता का ध्यान रखा जाता है। हमारा जो है चौथा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन राइट है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है विकास की शेष अवस्था से गुजर रहा है वर्तमान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आपको याद रखना है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है, तो शेष अवस्था से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया, तो लंबात्मक विधि का अध्ययन गैरीसन ने किया। आपको इसे याद रख लेना है कि लंबात्मक विधि का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको बताना है कि गैरीसन ने जो है लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया। लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया गैरीसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में आपसे यह भी पूछा जाता है कि आधुनिक काल में या अरस्तू के समय में या आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ जिसमें मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने आप को मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया। कि यह पूछ रहा है कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया कि आधुनिक समय में या अरस्तू के समय में एक परिवर्तन हुआ, जिसमें क्या हुआ, मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से पृथक हो गई। जो है मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से पृथक हो गई, अलग हो गया मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से। तो यह कथन रायबर्न का है। रायबर्न ने कहा था कि आधुनिक समय में अरस्तू के समय में परिवर्तन हुआ, जिसमें क्या हुआ, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को दर्शन शास्त्र से क्या किया, अलग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखनी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में तो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही करते करते हम 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को
मन का विज्ञान, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पेम्पोनोजी ने कहा। पेम्पोनोजी एक मनोवैज्ञानिक है, उसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन यहाँ पर तो पेम्पोनोजी है ही नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आएगा आत्मा आएगा यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा उस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान मनोवैज्ञानिक को किसने कहा? अरस्तू ने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? खेल विधि का जनक कौन है? वही आंसर है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं कोल्डवेल कुक जो हैं खेल विधि प्ले वे पुस्तक के जो है रचयिता हैं कोल्डवेल कुक। और कोल्डवेल कुक को जो है खेल विधि का जनक भी माना जाता है। कोल्डवेल कुक को क्या है? खेल विधि का जनक भी माना जाता है कोल्डवेल कुक को। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। हेनरी कोल्डवेल कुक को जो है प्ले वे पुस्तक के रचयिता एंड खेल विधि के जनक माने जाते हैं, सहचर्य विधि के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है बालक, क्योंकि बालक को ध्यान में रखकर ही तो शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है बालक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो है व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, और जिसमें पहला भाग जो होता है निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का जो है निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर यह विधि है, आपको याद करना है इसको। यह विधि है अंतर्दर्शन विधि जो है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति के मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग निरीक्षण करता है, दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर थे अमेरिका से जो है संबंध है स्किनर अमेरिका से हैं। रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट बांडुरा का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर कुछ फेमस मनोवैज्ञानिकों के जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है कि उनका संबंध किस देश से है। तो आपको याद कर लेना है। स्किनर तो 20वीं सदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है 20वीं सदी का, तो इससे तो आपको याद रखना ही है कि यह अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यवहार का जो हम निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण द्वारा किसी मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो यह निरीक्षण विधि की विशेषता है। निरीक्षण द्वारा ही तो हम किसी की मानसिक दशा का पता लगाएंगे, उसके व्यवहार का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो क्रो एंड क्रो की मनोविज्ञान के संबंध में यहाँ पर आप क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना जाए तो क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी, मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है।
लेकिन क्रो एंड क्रो ने बाल विकास के संबंध में एक परिभाषा दी थी। बाल विकास के संबंध में एक परिभाषा दी थी। बाल विकास के संबंध में परिभाषा दी थी कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ये क्वेश्चन में थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा, प्लेटो ने कहा, देकार्ते ने कहा। ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं जो कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। प्लेटो, अरस्तू, देकार्ते। और ये जो देकार्ते है इसने मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन को भौतिकी में जोड़ने का प्रयास किया था। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आत्मा के अध्ययन को भौतिकी में जोड़ने का प्रयास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो देकार्ते द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपके सामने मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मैंने आपको पहले ही स्किनर की दो परिभाषा आपको बता चुका हूँ मैं। पहली परिभाषा स्किनर ने मनोविज्ञान की दी थी कि मनोविज्ञान जो है अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और दूसरी परिभाषा स्किनर ने दी थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर 20वीं सदी का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। तो इसके द्वारा दी गई परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको इसे याद रख लेना है दोनों परिभाषाओं को। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का यथार्थ विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है स्किनर की मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक यहाँ पर वॉल्फ मनोवैज्ञानिक को माना जाता है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था? तो प्राचीनतम देखा जाए यहाँ पर आपके आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको सुकरात भी जो है ऑप्शन में मिले, सुकरात आपको ऑप्शन में मिले तो यहाँ पर आपको सुकरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको सुकरात मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका होगा बुड़वर्थ को जो है प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक माना जाता है आधुनिक समय में। और लेकिन प्राचीनतम माना जाता है सुकरात। अगर आपको यहाँ पर इस 2 नंबर वाले ऑप्शन में जो है 2 नंबर वाले ऑप्शन को हटाकर यहाँ पर सुकरात कर दिया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। बुड़वर्थ को प्राथमिकता नहीं देनी है, सुकरात को ज़्यादा देनी है प्राथमिकता। लेकिन यहाँ पर सुकरात ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बुड़वर्थ हमारा राइट आंसर है। प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक है बुड़वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, कुछ ऐसे आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा? क्रो एंड क्रो ने कथन कहा था, किस विधि के संदर्भ में कहा? इसका कथन देखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयोग जो होते हैं उसका उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य होता है किसी निश्चित परिस्थिति या दशा में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का जो है परीक्षण करना होता है। यह किस विधि के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा था? तो यह
अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में जो है क्रो एंड क्रो ने यह कथन कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विचार या परीक्षण करना है, विचार का परीक्षण करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से बालक बालक यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बालक अकेला तो खेलेगा नहीं, बालक खेलेगा अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उसमें कौन सा गुण विकसित होगा, उसमें उसमें गुण विकसित होगा सामाजिकता का गुण विकसित होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है कि सामाजिकता का विकास बालक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि जो है प्रयोगात्मक विधि मानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि जो है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि मानी जाती है। तो आपको इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था, जो कि काफ़ी फेमस है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने भी दिया था, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर ने भी दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जीन पियाजे और ब्रूनर। जीन पियाजे और ब्रूनर जो है संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं वाटसन, जेबी वाटसन, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं जेबी वाटसन। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है। तो बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं जेबी वाटसन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। मतलब इसमें दो परिस्थिति होती हैं, पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो तो धनात्मक अंतरण होता है, धनात्मक स्थानांतरण होता है। आपने अधिगम के अंतरण पढ़े होंगे, उसी में ये आते हैं कि धनात्मक अंतरण क्या होता है। धनात्मक अंतरण या स्थानांतरण बोल लो एक ही बात है। धनात्मक अंतरण होता है कि पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है, तो वो धनात्मक अंतरण होता है। यहाँ पर हमने साइकिल पहले से सीख रखी है, चलाना सीख लिया है पहले से ही, हमें स्टीयरिंग साधना आता है, तो हम स्कूटर का स्टीयरिंग साधने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो रहा है, हम जल्दी स्कूटर चलाना सीख जाएंगे। हम पे साइकिल चलाना आता है तो सहायक सिद्ध हो रहा है, इसलिए ये धनात्मक स्थानांतरण है, धनात्मक अंतरण है। लेकिन पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध नहीं हो, वह नुकसान करे। पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में नुकसान दे तो वहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण वहाँ पर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत से बाइक चलाई है, पीछे गियर डालने वाली बाइक आपने शुरुआत से चलाई है, आप पीछे गियर डालने वाली बाइक चलाते हैं, आपको ऐसी बाइक दी जाए और कि उसमें आगे गियर डालते हैं, तो पहली परिस्थिति आपको हमेशा से पीछे गियर डालने की आदत है, आपको आगे गियर डालने वाली बाइक दी जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में नुकसान करेगा, तो इसलिए जो है इसमें ऋणात्मक अंतरण होगा, ऋणात्मक अंतरण होगा। अगर ऋणात्मक हो, अगर पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में नुकसानदायक हो तो आपको बताना है ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है शून्य अंतरण। अगर पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो नुकसान दे, ना फायदा दे, ना तो लाभ दे, ना हानि करे, तो यह शून्य अंतरण हो जाएगा। शून्य अंतरण हो जाएगा। जैसे कि मैं गणित पढ़कर डांस सीख रहा हूँ, तो गणित और डांस का संबंध आपस में है ही नहीं। गणित कहाँ और डांस कहाँ कि मैं गणित करके कुश्ती लड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर गणित का पढ़ना क्या कुश्ती में काम आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए जो है
यहाँ पर शून्य अंतरण होगा। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, लंबवत अंतरण क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके सारे ऑप्शनों को समझना है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक बालक साइकिल चलाकर कार चलाना सीख गया। तो साइकिल एक छोटी परिस्थिति है, जो पहली परिस्थिति है। इसका ज्ञान उसने हाई लेवल की परिस्थिति में किया। हाई लेवल की परिस्थिति मतलब उसने साइकिल चलाना सीखा, फिर उसे बाइक चलाना सीखना चाहिए था ना, बाइक चलाना, क्योंकि साइकिल और बाइक एक जैसा वाहन होता है। दो पहिए उसे होते हैं उसमें। वो डायरेक्ट कार चलाना सीख रहा है, साइकिल चलाकर डायरेक्ट कार चलाना सीख रहा है। तो उसने पहली परिस्थिति का ज्ञान हाई लेवल की परिस्थिति में किया, इसलिए वहाँ पर होगा लंबवत अंतरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यह है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। तो साइकिल चलाना उसे पहले से आता है, तो वो स्कूटर चलाना सीख रहा है, तो उसे खुद से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वह आसानी से सीख जाएगा। तो यहाँ पर धनात्मक अंतरण हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अंतःदर्शन विधि के अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं वुंट। विलियम वुंट को जो है अंतःनिरीक्षण मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, जांचना, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंट जो है अंतःनिरीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि किशोर अवस्था संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है। तो यहाँ पर स्टैनली हॉल जो किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो वो है जनक हैं किशोर मनोवैज्ञानिक के स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तो यह कथन स्टैनली हॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, उक्त कथन किसका है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है मतलब खुद के बारे में सोचना, देखना, महसूस करना ही अंतःदर्शन है। यह कथन किसका है। आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यह कथन टीचनर ने दिया था। और आपको पता होगा कि टीचनर ने विलियम वुंट के साथ मिलकर एक संरचनावाद संप्रदाय दिया था, जो कि काफ़ी प्राचीन संप्रदाय है, मनोविज्ञान का काफ़ी प्राचीन संप्रदाय है। टीचनर और विलियम वुंट ने संज्ञानात्मक संप्रदाय भी दिया था मनोवैज्ञानिक का। तो आत्मा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, उक्त कथन किसका है। तो यह कथन टीचनर का है। आपको इसे ध्यान रखना है कि यह कथन किसका है। यह कथन है टीचनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, TAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। TAT जो है, TAT किस व्यक्तिगत परीक्षण की विधि का प्रकार है। तो यह प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। आपको व्यक्तिगत परीक्षण की सारी विधियों को याद कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है, व्यक्तिगत परीक्षण की विधियाँ। तो यहाँ पर TAT जो है प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित होगा, इसलिए जो है मानव व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये काफ़ी फैक्ट है ये क्वेश्चन, इसे आपको याद कर लेना है कि हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। 1500 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं पेपर में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई। 1916 में हुई। और आपसे पूछा है कि किसने की, किस मनोवैज्ञानिक ने की, तो आपको बताना है एस एन सेन, एस एन सेन, एन सेन, एस एन सेन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एन सेन, एस एन सेन, एस एन सेन और एन सेन, एन सेन एंड एस एन सेन ने जो है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और आपसे यह भी पूछा जाए कि कहाँ पर की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, तो यह स्थापना की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भारत में हुई, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई और दूसरी प्रयोगशाला इलाहाबाद यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। आप सभी को पता होगा कि टॉलमैन ने सभी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे, उसी प्रकार टॉलमैन ने भी जो है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था, किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसका यह अदर नाम पूछ रहा है, अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको? टॉलमैन के जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है, तो आप सभी को पता होगा कि चिन्ह गेस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे चिन्ह गेस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है। संप्रयोजन व्यवहारवाद भी कहा जाता है इसको, संप्रयोजन व्यवहारवाद भी कहा जाता है चिन्ह अधिगम के सिद्धांत को। और चिन्ह अधिगम के सिद्धांत को चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नाम चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के उपनाम है, इसे आपको याद कर लेना है। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इम्पोर्टेंट तो अधिगम के सिद्धांत स्वरूप व्यवहारवादी हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुता का सिद्धांत, गेस्टलवाद सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको याद करना है इन्हें भी, तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं, वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है, हमारा पहला ही क्वेश्चन आया था, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। पहले ही क्या डिस्कस किया था? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है विलियम वुंट, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है विलियम वुंट। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में ना मिले तो आपको फिर बता सकते हैं, आप विलियम जेम्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि विलियम जेम्स जो है 1870 में जो है दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान को अलग कर स्वतंत्र विषय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्फगैंग कॉहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि वॉल्फगैंग कॉहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? मतलब ये जो कॉहलर ने अपना प्रयोग किया था, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया था, सुल्तान नामक वनमानस पर प्रयोग किया था, 4 परिस्थितियों में किया था। यह भी पूछा जा सकता है कितनी परिस्थितियों में सुल्तान पर प्रयोग किया था कॉहलर ने सुल्तान पर, तो यह 4 परिस्थितियों में किया था। यह प्रयोग किया गया था 1920 में। वैसे तो
मनोविज्ञान में डेट इम्पोर्टेंट होती नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती हैं जो फेमस मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके प्रयोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए, पर्सनली अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है विलियम जेम्स को जो है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और आपसे यही पूछा जाता कि डीसी बर्नलाइनर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है अमेरिका में? डीसी बर्नलाइनर के अनुसार अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है अमेरिका में? मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आपको बताना है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्टली एक बार ही पढ़कर नहीं रहना है, आपको 2 बार पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है हमसे। तो हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संपूर्ण स्थिति पर। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। सारी जो स्थिति होती हैं, संपूर्ण स्थिति होती हैं, उन सभी स्थितियों पर जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का जो है का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो स्टैनली हॉल ने यहाँ पर पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो आपको पता होगा कि सभी मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी परिभाषा दे रहे थे, लेकिन सभी की परिभाषा एक्सेप्ट सभी लोगों ने नहीं की। लेकिन ये जो वॉटसन है सर्वप्रथम परिभाषा देता कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, यह सर्वप्रथम वॉटसन ने दिया था, वॉटसन ने बताया था। और आप इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अब हम कि एबिंगहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। तो आपको याद रखना है कि एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। तो ये एबिंगहास ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। आपसे यह पूछा जाए कि परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? तो परियोजना विधि का जो प्रतिपादक है वो किलपैट्रिक है। और परियोजना विधि का जनक माना जाता है जॉन डीवी को। जॉन डीवी को जो है परियोजना विधि का जो है जनक माना जाता है और प्रतिपादक किलपैट्रिक को माना जाता है। तो इसने परियोजना विधि का जो है आविष्कार कब किया? इसने आविष्कार किया 1918 में परियोजना विधि का प्रयोग किया किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुंट के द्वारा
स्थापित स्कूल नाम क्या है? बुंट ने कौन सा स्कूल का स्थापना की? मतलब ये संप्रदाय की पूछ रहा है कि मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना विलियम बुंट करता है और टीचर दो मनोवैज्ञानिक मिलकर करते हैं। तो संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी मनोविज्ञान में विलियम बुंट ने। और मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने की थी, आप सभी को पता होगा। प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जेम्स ने की थी, लेकिन इसको मूल रूप किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। मूल रूप किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। और सहचर्यवाद की स्थापना किसने की? सहचर्यवाद की स्थापना जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक ने की थी, आपको इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह हमारा लास्ट का क्वेश्चन है और हम आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है? तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है? तो बहुत प्रभावशाली। हम हमारी खुद की प्रेरणा होगी कि हमें पढ़ना है, तो अधिगम कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। हम जल्दी सीखेंगे। हमारी खुद की रुचि होगी, हमारी खुद की प्रेरणा होगी, तो अधिगम कैसा होगा? प्रभावशाली होगा, अच्छा होगा। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 50 क्वेश्चन। हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ऐसे ही हम एक दिन में 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक दिन में हमारी 3 वीडियो आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर, राहुल ऑनलाइन क्लासेज पर मिलने वाली हैं। अगर ये चैनल हमारा नया है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएं। पेपर काफ़ी नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने खुद ने ये PDF बनाई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं MCQ वाली बुक से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपको हर हालत में याद कर लेना है। और डेट वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट वाले ऑप्शन को आप स्किप करें तो स्किप कर भी सकते हैं। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं।